हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। अभी हम जानते हैं कि रिसेंटली जो पहले पेशेंट इंडिया में एंटीबॉडी कॉकटेल से ट्रीट किए गए थे उन्हें डिस्चार्ज हो चुका है। सीनियर सिटीजन थे वो एंड नाउ ही इज़ हेल्दी। तो ये बोला जा रहा है कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है एंटीबॉडी कॉकटेल की, और यूरोपियन यूनियन में यूएसए में भी इसके लिए अप्रूवल मिला है और इंडिया में भी इमरजेंसी यूज़ के लिए इसे अप्रूवल मिल रहा है, राइट। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, कौन एलिजिबल है इसे लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो रॉश कंपनी का एंटीबॉडी कॉकटेल यूज़ किया गया था जिसमें कैसेरिविमैब और आइमडेविमैब ये दो एंटीबॉडीज़ है, राइट। अब ये क्योंकि कॉकटेल है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी ना किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन रहेगा, और एंटीबॉडी कॉकटेल है तो ये एंटीबॉडीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होंगे कोविड-19 के, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस 70% तक कम हो जाएंगे, राइट। ये बहुत एक रिमार्केबल चीज़ है। प्लस इसे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप, इनके लिए भी यूज़ किया गया था। दिस इज़ जस्ट एज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। बट बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है। 60,000 ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट है, जो कि हम जानते हैं कि वाइडली इंडिया में अफोर्डेबल नहीं होगा अनलेस गवर्नमेंट इसे हेविली सब्सिडाइज करते, जो कि क्वाइट पॉसिबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। बट नेवरदलेस हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे देख लेंगे कि एंटीबॉडीज़ किस तरीके से काम करती है, राइट। बहुत ब्रीफली देखेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ऐसे चीज़ों पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछते। आपको बस ब्रीफली कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज है, अब आप इसमें इमेजिन कर लीजिए कि ये वायरस है, कोरोना वायरस, राइट, क्योंकि मैकेनिज्म तो सिमिलर ही होता है। तो कोरोना वायरस सपोज़ आपके बॉडी में एंटर कर जाता है तो सबसे पहले आपकी मैक्रोफेजेस सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, डिटेक्ट करेंगी कि ये फॉरेन मटेरियल है, उसे एनगल्फ करके डिसइंटीग्रेट करके एंटीजन फ्रैगमेंट्स बनाएगी। इन एंटीजन फ्रैगमेंट्स के मदद से जो बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं बॉडी में, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इनमें से भी अब ये बी सेल्स और टी सेल्स इससे एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है। प्लस इनमें से भी बी सेल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडीज़ की। अब जब हम इनमें मेमोरी बोलते हैं तो ये याद रखता है कि किस तरीके के एंटीजेंस को हमने बनाया था, राइट, और जिसके वजह से हमने इस पर्टिकुलर अटैक को सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई इस तरीके का पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये एक फुल ब्लोन अटैक जो है वो उस पैथोजन पे कर देते हैं, बहुत इमीडिएट एक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन जो है वो और भी माइल्ड होता है या फिर कभी कभी तो सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते। अब हमारे यहाँ पे बस प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि कोरोना वायरस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए टाइम लग रहा है, राइट, और मोस्टली सीनियर सिटीजन्स में अगर आप देख लीजिए तो इसके लिए टाइम लगता है। तो बी सेल्स और टी सेल्स, राइट, और इनके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है फिर ये एंटीजन को बाइंड करके इनएक्टिवेट कर सकती है। अब यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब कोई पर्टिकुलर पैथोजन एंटर कर रहा है, उसे डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, तो उसके टुकड़े बनाए जा रहे हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए, अलग अलग टुकड़े बन रहे हैं और वो अलग अलग टुकड़ा अलग अलग एंटीजन है, जिसके लिए अलग अलग सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। पॉली मतलब मैनी, काफ़ी एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो अलग अलग रीजन्स के लिए स्पेसिफिक होंगे, राइट। अब क्योंकि आपको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी समझ में आ गया है तो हम देख सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती है, अब सपोज़ ये पर्टिकुलर आपका वायरस है, राइट, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी अगर हम देखें तो सपोज़ ये पार्ट है, ये पार्ट है या फिर ये पार्ट है, इन हर के लिए अलग अलग तरीके से एंटीबॉडी बनाई जा सकती है जिसका मिक्स हमारे बॉडी में होता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्योंकि लेबोरेटरी में बनाई जाती है, ये पॉसिबल होता है कि हम सिंगुलर सेल्स को आइसोलेट करें। एक सेल एक ही तरीके की एंटीबॉडी बनाता है, उन्हीं सेल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और बस एक तरीके की एंटीबॉडीज़ हम बनाएंगे। मतलब उस पर्टिकुलर वायरस का सपोज अपन ये पार्ट ले ले जो कि है स्पाइक प्रोटीन, सारी एंटीबॉडीज सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। तो पॉलीक्लोनल मतलब अलग अलग एंटीजेंस को टैकल करने वाली एंटीबॉडीज़ का मिक्स होता है, राइट। तो वो सेल्स होते हैं जो इस तरीके का मिक्स बनाते हैं। और अगर मोनोक्लोनल की हम बात कर ले तो ऐसे ये पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ होती है जो सिंगल एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। अब सोच के तो हमें ये लग सकता है ना कि पॉलीक्लोनल तो फिर ज़्यादा एफिशिएंट होगी, वो अलग अलग चीज़ों को रिकग्नाइज करती है।
बट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ये आर्टिफिशियली क्रिएट की जा सकती है लेबॉरेटरी में, टेलर मेड होती है। एनिमल्स को हम इसमें यूज़ करते हैं, यूजुअली माइस को यूज़ किया जाता है इसमें, राइट। बट सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि आपको कॉन्स्टेंटली इन एनिमल्स को मेंटेन नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने अगर सेल्स को आइसोलेट और सेपरेट कर लिया है तो ये हाईली रिप्रोड्यूसिबल होती है, लार्ज स्केल पे बनाए जा सकते हैं और अनलिमिटेड प्रोडक्शन इनका किया जा सकता है। मोस्टली वैसे तो ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एसेज में यूज़ होती है। बेसिकली बस आप याद रखिए कि लेबोरेटरी टेस्टिंग्स में ये यूजुअली यूज़ होती है, ये रिसर्च में यूज़ होती है, बट इन्हें कभी कभी ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। और वही बात है कि एनिमल्स को आपको इसमें मेंटेन नहीं करना है। अब ये हो गए पॉलीक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। अब बस ये आप हल्का सा कॉन्सेप्ट दिमाग में ले लीजिए कि एंटीबॉडीज़ जो होती है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी ने स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करके रखा है, राइट। और जो ACE2 रिसेप्टर है जिन पे कोरोना वायरस बाइंड होके एंटर करता है, राइट, उसमें इसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, और ये सिर्फ कोरोना वायरस से स्पेसिफिक नहीं है। एंटीबॉडीज़ इन दो तरीके से हमेशा ही काम कर सकती है। दूसरा मैकेनिज्म ऐसा होता है कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन को बाइंड कर जाएगी या फिर पूरे वायरस को कोट कर जाएगी, और मैक्रोफेजेस इन एंटीबॉडीज़ के एंड्स को रिकग्नाइज करेगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को वो एनगल्फ कर लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। बस कंसेप्ट इसलिए याद रखना है कि आपको पता नहीं है ये कब कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्पेशली UPSC में काम में आए, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट और टर्म है जिनमें डेफिनेटली पूछा जा सकता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो तब कही जाती है जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना रही है। मतलब अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, मेरी बॉडी उसे रिकग्नाइज करके एंटीबॉडी बना के उसे फाइट करती है, वो हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि मेरी बॉडी केपेबल नहीं है फ़िलहाल उतने स्केल पे एंटीबॉडी बनाने की, तो मुझे बाहर से मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में बनाई हुई एंटीबॉडीज़ मुझे दी जाएगी। तो ये हो गई पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि मेरी बॉडी पैसिव है, मुझे इम्यूनिटी बाहर से मिली है। तो अगर हम देखें ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी कॉकटेल, ये एक तरीके की पैसिव इम्यूनिटी आपको देगा। उसके बाद हम आते हैं कि किसने इस एंटीबॉडी को लेना चाहिए, एंटीबॉडी कॉकटेल को लेना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, अडल्ट्स, राइट, जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है। देन ये हाई रिस्क कोविड पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेड है, उनमें जल्दी हम कंट्रोल ला पाएंगे, राइट। और हाई रिस्क पेशेंट मतलब जिनको ऑलरेडी कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है, कुछ ऑलरेडी ऐसे मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ है जिनकी वजह से हम जानते हैं कि कोविड रैपिडली प्रोग्रेस कर सकता है। और इनमें भी रिकग्नाइज या फिर टेस्ट पॉजिटिव आने के 48 to 72 आवर्स में करना ज़रूरी है। पेडियाट्रिक पेशेंट्स यानी कि बच्चे जो 12 साल के ऊपर हैं और जो एटलीस्ट 40 kgs वे करते हैं, उन्हें ये डोज देना चाहिए, दे या जा सकता है। बस जो पेशेंट्स ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिन्हें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है, मतलब जिनमें कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है ऑलरेडी, कोरोना वायरस, ऐसे केस में इसे नहीं दिया जाता। फिर हम आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसके बारे में भी ब्रीफ में पता हो तो भी काफ़ी है। तो रेजेनरॉन और रोश, ये दो कंपनीज़ की कॉकटेल को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है, EU में मिला है, USA में मिला है, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल इस तरीके के वर्ड्स हमारे यहाँ पे नहीं है रूल्स में। कभी भी एंटीबॉडीज़ या फिर ड्रग्स को अप्रूवल देने के लिए हमारे यहाँ यूज़ होता है एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, मतलब जल्दी जल्दी अप्रूवल देना। पर इसके अंडर भी क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जिनमें आपको पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट होने से पहले भी उस पर्टिकुलर वैक्सीन को या फिर मेडिसिन को अप्रूवल मिल सकता है। किस केसेस में मिलेगा ये? तो ऐसा कोई ड्रग हो जो कि अभी भी क्लिनिकल ट्रायल में है बट बहुत मीनिंगफुल थेरेपेटिक बेनिफिट दे रहा है, उस केस में मिलेगा। कोई ऐसा ड्रग है जो कि बहुत सीरियस और बहुत जानलेवा बीमारी के लिए, कंडीशन के लिए यूज़ किया जा सकता है और ये स्पेशल रेलेवेंस का होगा टू एंटायर कंट्री और अनमेट मेडिकल नीड्स, जैसे कि अभी का जो कोविड-19 पैंडेमिक है, हम नहीं कोई भी ट्रीटमेंट पूरी हो पा रही है, राइट। तो ऐसे केसेस में दिया जाता है। देन कोई नया ड्रग या फिर वैक्सीन है जो फेज़ 2 ट्रायल्स ही बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और जिसकी रैपिड ज़रूरत है हमें। और ऐसे केसेस में एडिशनल पोस्ट लाइसेंशियर स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब आपने अगर इससे ट्रीटमेंट करना शुरू कर भी दिया है तो भी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी आपको कॉन्स्टेंटली इन पेशेंट्स से डेटा भी कलेक्ट करना होता है, राइट।
देन द अप्रूवल ग्रांटेड टू ड्रग्स और वैक्सीन्स दैट आर स्टिल इन क्लिनिकल ट्रायल इज़ टेम्पररी। ये भी आप याद रखें, इमरजेंसी ऑथराइजेशन है ये, तो जब तक इमरजेंसी है तब तक ही ये आपको दिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में। जो साइंटिफिक कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स है, थोड़े से मेडिकल कॉन्सेप्ट्स है, ये इतने ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, ब्रीफ में बिल्कुल ही। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।